हमारा छोटा सा बच्चा अपने इस्लाम के लिए शहीद हुआ है। इस माँ को फक्र है, इस माँ को फक्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो अपनी जान को दिया है, उसने शहीदी उस जगह को पाया है। मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई गम नहीं। उस काफिर जिसने मारा है उसे सजा मिलनी चाहिए। सरकार को ये बात एकदम सुना दीजिए आप लोग। इस माँ का दिल बहुत जल रहा है, बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आपने एक माँ की गुफ्तगू सुनी। ये भारत के मनाज़र हैं कि जहाँ रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करने वाले आज़ाद फिर रहे हैं और उस पर एहतजाज करने वालों पर ज़मीन तंग की जा रही है। इस माँ का 16 साल बच्चे को शहीद किया गया मुजाहरे के दौरान, और अब जो नई इतलात आ रही कि कल और आज मुसलमानों के घरों को मस्मार किया जा रहा है। और ये वही तरीक़ेकार है जो इसराइल फ़लस्तीनियों को बेघर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और उसी से सीख कर आज भारत के अंदर ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आज पहले सेगमेंट में हम इसी इशू पर बात करेंगे, और दूसरे हिस्से में प्रोग्राम में हम बात करेंगे फाकी बजट, उसके बाद केपी का बजट, और अभी पंजाब के बजट के अंदर ताख़ीर क्यों हो रही है और क्या मामला है जिसकी वजह से अटका हुआ है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जिक्र करेंगे साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ का, जिनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और उनको पाकिस्तान लाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब जो मनाज़र हमने देखे हैं आज, बड़े दर्दनाक मनाज़र हैं। और जिस तरीके से जो फ़लस्तीन के अंदर हम गज़ा में देखते हैं और रमल्ला में देखते हैं कि फ़लस्तीनी को बेघर किया जा रहा है, वही स्ट्रेटजी मोदी सरकार अपना रही है। आपसे कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा कि जेनोसाइड जो होती है ना, कि मुस्लिम नस्ल कुशी जो होती है, उसके 10 मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। और दुनिया में जो जेनोसाइड के माहिर हैं, नस्ल कुशी के माहिर, वो कहते हैं कि 9 स्टेजेस भारत में मुकम्मल हो चुकी हुई हैं। अब सिर्फ 10वीं स्टेज रहती है, एलिनेट करना, लोगों को नाम देना मुख्तलिफ किस्म के, फिर उसके बाद ज़मीन तंग करना, उनके अलग बस्तियाँ आबाद करना, सारा वो सब कुछ हो चुका हुआ है। अब ये सूरत हाल 14% इसराइल में मुसलमान है, 20-22 लाख, लेकिन यहाँ आपको 25 करोड़ के करीब, ये भी 14-15% बनते हैं। लेकिन असल मसला पता है क्या है कि मुझे जो तकलीफ़ होती है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर खड़े होना कभी पाकिस्तान का खासा हुआ करता था, लेकिन वो जो कहते हैं ना, मीरे अरब को आई ठंडी हवा यहाँ से, लगता है सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जो सरजमीन है ना, जिस सरजमीन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उसके बाद ख्वाजा बख्तियार काकी और निज़ामुद्दीन औलिया, क्या क्या लोग वहाँ जाके आप देखिए, इस बरसगीर पाक व हिंद के सारे बड़े मज़हब, यानी देवबंदियों का मरकज़ वहीं, बरेलवियों का मरकज़ वहीं, तशय्यो का मरकज़ वहीं, अहले हदीस का मरकज़ वहीं, अपना उसके बाद तबलीगी जमात का मरकज़ वहीं, और उसके साथ आप देखें कि खिलाफत मूवमेंट से कौन शाह वलील्लाह सबसे बड़ा नाम, वो भी उसी इलाके में पैदा हुआ। तो मुझे लगता यह है कि हिंद के मुसलमान जो हैं वो छा रहे हैं, छा भी रहे हैं। और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है इंसानी हकूक़ के सरगर्म कारकुन हैं और मुसलमानों के लिए बड़ी तवाना आवाज़ हैं, सुहेल सदीकी साहब। उनको खुश आमदीद कहेंगे भारत से। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल साहब, बताइएगा कि क्या हालात हैं, किस तरीके से गुजर बसर हो रहा है, और जो नई लहर है और जिन्हें ट्रेंड देखने में आ रहा है कि घरों को मस्मार किया जा रहा है, बिल्डोज किया जा रहा है, ये क्या स्ट्रेटजी है? उस्मान साहब, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। और जो ये शेरनी माँ है कैफी की और मुदस्सिर की, इसको लाखों सलाम और लाखों सलाम। आपने जो सवाल किया, ये इसका जवाब कल संडे के कॉलम के अंदर बीजेपी के एक पॉलिसी साज हैं और उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, स्वप्न दास गुप्ता, उन्होंने कोई 3000 वर्ड का आर्टिकल के अंदर बड़ा क्लियरली लिख दिया कि हम हिंदुस्तान को एक थियोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहते हैं। और जिसकी जिस पॉलिसी पे हमारी दिल्ली ख्वाहिश है, हम 70 साल से ये तमन्ना रखते हैं कि पाकिस्तान मुसलमानों को मिल गया और अफगानिस्तान भी मिल गया, एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बन गया, तो ये उसका हिस्सा है जो इस वक्त जो है हिंदुस्तानी मुसलमान जो है, जिसके उनके रास्ते की रुकावट फौलाद की तरह खड़े हैं। तो जब तक और ये इनसे ये गलती हो गई, इन्होंने जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है, जो उम्मत की जान है, उसको इन्होंने अपने हिंदू वोट को जमा करने के लिए अटैक किया। लेकिन इसमें जो है आलम इस्लाम को और मुसलमानों को बांग्लादेश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एक कर दिया।
ठीक। अब मैं अरब कंट्रीज से जो फौरन आवाज आ रही है, एक लूप बन गया है, जो यहाँ रिएक्शन होता है अरब वर्ल्ड के अंदर, सारे अरबिक न्यूज़पेपर्स फौरन रिपोर्ट करते हैं, तो ये इनसे अब कंट्रोल के बाहर है। तो ये जेनोसाइड भूलना है, ये अब हमसे जो है वो 36 का आंकड़ा है, ये नहीं लड़ पाएंगे। आप ये अंदाजा लगाइए कि उस गरीब औरत है बिल्कुल एकदम, जिसका बच्चा शहीद हुआ है, वो क्या कह रही है कि मेरे एक बच्चा गया, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, 1000 बच्चे और पैदा हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी 1000 बच्चे और पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल ये जज्बा है। ये बताइएगा कि अरब मुल्कों में जिस तरीके से भारतीय मसनूआत का बाइकाट किया जा रहा है और उसके जवाब में भी एक कैंपेन चलाई गई कतर एयरवेज के खिलाफ इंडिया के अंदर, तो ये इसमें कितना कारगर साबित हो रहा है? आप जो पैगाम मिल रहा है भारतीय हुकूमत को अरब मुल्कों से और उसके जवाब में जो यहाँ से कैंपेन चलाई जा रही है, इसका जरा कुछ और सबसे बड़ी बात है कि 40% जो है वो इस वक्त उनकी रिमिटेंसेस जो है वो यहाँ भारत आती हैं और बेहतर चीज़ है। और ये इस वक्त पाँव हिलाए हैं या वो वही हिंदुत्व पे खड़े हैं ये लोग? लेकिन असर तो होना चाहिए था ना, कार्रवाइयाँ रुक जाती हैं, उसी तरीके से जा रही हैं, इसका असर कोई नहीं हुआ। सर ये जाहिलों की हुकूमत है इस वक्त जो हिंदुस्तान में है। इनके यहाँ जो समझदार तबका था बीजेपी का, वो जब तक उनके हाथ में बीजेपी रही तो बीजेपी एक डिफरेंट पार्टी थी। ये जाहिलों का तबका है, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो हम मुसलमान आपस में इत्तेहाद पैदा नहीं कर पाए, इन लोगों ने हमें वो काम करके दिखा दिया। अच्छा, आपने इत्तेहाद की बात की सुहेल साहब, तो आप बताइएगा कि वो तो चलो एक तरफ मुत्तहिद है, मुसलमान किस हद तक मुत्तहिद है, किस लीडर के ऊपर उनका इजमा है? क्योंकि पहले आपको याद होगा कि एक असद अवैसी साहब अपनी राग लापते थे, लेकिन रसूल अकरम सल्लम के इस तौहीन की बात पूरी उम्मत लगता है कि उम्मत तो मुत्तहिद हो गई, हिंदुस्तान का मुसलमान जो मुत्तहिद हुआ है उसके बारे में जरा बताइएगा। सर हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुत्तहिद होना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन क्या है वो मुनाफिकीन को पहचान किया अपने यहाँ। हमारे यहाँ लीडरशिप 70 साल से मुनाफिकों की है। ठीक। और बहुत बड़ी बड़ी तंजीमें हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी अपने बाप दादाओं की इमारतों के नाम पे जो है वो अपनी दुकानें सजा रखी थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सिर्फ एक मकसद के लिए रखती थी कि दंगा कराओ और इमदाद बांटने के लिए इन मुसलमान लीडरों को भेज दो और इनको इस बात की इजाजत दो कि बैनुल अक़वामी जो इमदाद आती है वो इनकी खुली रहे। तो वो 70 साल से ये नौटंकी आम मुसलमान के साथ, उसके जज्बात के साथ ये मुसलमान लीडर खेल रहे थे। हमारे असल दुश्मन जो है मुनाफिकीन है। तो लीडर जीरो हो गए हैं, अवाम सामने आ गई है। अवाम का लीडर जो है वो कुरान और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें गाइड कर रहे हैं। एक तय बात है कि इस वक्त ये जो एक्शन हुआ है इंडिया के अंदर, इसमें मुस्लिम लीडरशिप जो 70 साल से मुसलमानों को धोखा दे रही है, वो लीडरशिप ने एडवाइस किया गवर्नमेंट को, पूरा एक चीज पे एडवाइस किया है। वो लीडरशिप क्लियरली इसके अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन वो माइनस हो गई, लोग उसको बिल्कुल मान नहीं रहे। ठीक। तो अवामी तौर के ऊपर अवामी जज्बात को जो है वो इनके काबू से बाहर हो गया है। ये खौफ का हमला है, ये डरे हुए हैं इस वक्त। ये सोचते हैं कि अपना सनातनी मजहब जो है वो हमारा खतरे में पड़ गया। तो ये जो कल तक ये बहुत जल्दी हो गया, ये अंदाजा नहीं था जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट होगा वो पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में इन्होंने कोशिश कर ली है अपनी हुकूमत बिठा के वहां उस चीज को कंट्रोल करने की, उसमें भी फेल हो गए। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो हुआ है वो इंडिया में बहुत जल्दी आ गया। अब इनसे संभलेगा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे हिंदुस्तान में मजलूम तबके हैं मुसलमानों के अलावा भी। उनमें एक नेचुरल जो है वो एक अलायंस पैदा हो रहा है, एक नए लीडर पैदा होंगे, इस इनकलाब को नए लोग लीडर करेंगे, पुराने लोगों के घर जलाए जाएंगे, वो चौराहे पे मारे जाएंगे जो अब इस मूवमेंट की मुखालफत करेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे जिस तरह आप वहाँ से बोल रहे हैं। अल्लाह ताला आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस इश्क को आपके कायम रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल सिद्दीकी साहब। देखिए कितनी कमाल की बात की है कि देवबंद थी, बरेली थी, सब खत्म हो गए। असद अवैसी को लोगों ने ठुड्डे मारे, निकल जाओ तुम यहाँ से, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर खड़े होते। और ये बड़ी बात है। मैं इकबाल की मैं पढ़ रहा था इकबाल कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा यहाँ से। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हिंद लहदा था, हम लोग सिंध थे, खुरासान लहदा था, और आपने हिंद से खुशबू देखिए। इसका मतलब यह है कि ये जो 70 साल इंडिया के मुसलमानों ने मार खाई है, जो उन्होंने हिंदू का चेहरा हमने नहीं देखा उस्मान साहब। सही, हम तो सुकून से, इत्मीनान से, आराम से बैठे हुए हैं। उन्होंने रोज देखा है हिंदू को, उन्होंने रोज देखा है कैसे जिंदगी गुजारते हैं। मैं वही तो कहता हूँ कि पाकिस्तान के मुसलमानों को एक दफा ट्रेन पे बिठा के एक दफा इंडिया की सैर करवा के आए, तब उनको पता चले कि क्या। जो बात सोहेल साहब ने कही वो बड़ी कि
अब बीजेपी की क्यादत जिन हाथों में आ गई, हाँ, पहले बड़ी संजीदा क्यादत संजीदा थी, अटल क्यादत बिहारी वाजपेयी वगैरह, या वो जो दूसरे थे कौन से थे, ये सबसे बेहतर अडवाणी अडवाणी से, एल.के. अडवाणी, वो दूसरा वो जो यशवंत सिन्हा वगैरह ठीक ठाक लोग थे। मैं अडवाणी से मिला था। अडवाणी तो है, हालांकि वो बहुत खौफनाक समझा जाता था, लेकिन अडवाणी बेहतर आदमी था। वाजपेयी बेहतर आदमी था इनमें से। नरेंद्र मोदी को तो खासतौर पर लाया गया ना। नरेंद्र मोदी बेसिकली ब्रांडिंग हुई है उसकी पूरी। ये राष्ट्रीय सेवक सिंह वगैरह की बजरंग दल का हिस्सा था। ये तो इसने तो शादी नहीं की थी कॉल लोगों के, वो अब कहते हैं निकल आई, लेकिन वहाँ उसने, क्योंकि वहाँ शादी करना तो हराम कहा जाता था। वो तो कहते कि जैसे कहते जप्ती शक्ति होना चाहिए बंदे को, जो इस कार के अंदर कार सेवक को वो इस तरह निकलना चाहिए और वो बड़ा। लेकिन ये क्यादत जो है वो कहते हैं सनातन धर्म जो है उनका डोल गया। ये होती है उस्मान साहब किसी जगह पे मूवमेंट। कोई भी दुनिया की मूवमेंट जो उठा रहे हैं, लीडर हमेशा बाद में आया है, लोग पहले निकले। ईरान लीडर बाद में आया, लोग पहले निकले। खमैनी बाद में आया आखिरी 3 महीने। अपना फ्रांस लीडर बाद में आया, नेपोलियन तो 7 साल के बाद पैदा हुआ है, लोग पहले निकले। इसके बाद रशिया लीडर बाद में आया, लेनिन बाद वो बैठा हुआ था लंदन में और जर्मनी में जाके बैठा था। वो छोटे छोटे ट्राटिस्की वगैरह ये लोग जैसे मूवमेंट चला रहे थे, सब कुछ लीडर बाद में आता है। पब्लिक जब उठती है, अल्लाह ताला की सारे उसूल है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। हम किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक वो खुद बदलने का ख्याल ना है। हालत अल्लाह बदलता है। मुझे लगता है इंडियन मुसलमानों की हालत बदल। चलो जी, देखते हैं क्या होता है। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे वफाकी बजट और उसके बाद जो सूबाई बजट से। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मामला है पंजाब असम्बली में बजट का। बजट के मामले के ऊपर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक था। अब इतलात ये हैं कि जी मामला तय पा गए हैं और हुकूमत ने इस बात पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी है कि जो अपोजिशन रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा, साबिक वज़रा थे, कारकुन थे, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात वापस लिए जाएंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से। इस बारे में अपडेट पहले ले लेते हैं। हमारे नुमाइंदे याज शुजा साहब असम्बली के अंदर मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि ये दिन भर क्या होता रहा है और जो बजट का जो टाइम दिया गया था उसमें तो वह बजट पेश नहीं किया गया। अब कब तक इम्कान है कि बजट पेश हो जाए, और जो इसमें इनको बिठाने में और मामलात के तय करने में किसने अपना रोल अदा किया? जी बिल्कुल, आज बजट इजलास 2 बजे के लिए एजेंडे पे जारी हुआ था, लेकिन उससे पहले जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए हुकूमती नुमाइंदे आए, जो कि मलिक अहमद खान, खलीलुद्दीन संधू और ख्वाजा सलमान रफीक थे, तो उनको आगे से जो अपोजिशन के जो अरकान थे उन्होंने ये अपने सवाल सामने रखे कि जो के मुकदमात तो ये तमाम मुकदमात वापस के बाद से दूसरा IG और स्पीकर जो है वो IG जिस पर डेडलॉक पैदा हो गया और था, ये तमाम मुतालबात लेकर मलिक अहमद के पास पहुंचे वज़ीर पंजाब में जो IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी सही है मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुकदमात वापस लिए जा सकते हैं। दूसरे राउंड में भी इस तरह ही तातुल रहा, डेडलॉक रहा। जब हुआ तो उसमें फिर ये तय पाया कि IG जो है वो जो इस सिलसिले में स्पेशल कमेटी कायम की अपोजिशन की जानिब से, उसके सामने अपनी पोजीशन की वजाहत देंगे कि ये मुकदमात किस तरह कायम किए गए और तमाम अपोजिशन अरकान के घरों पर छापे मारे गए और उनके अहसानों को हरासा की। अच्छा अयाज साहब, अब कब तक इम्कान है कि ये बजट की तकरीर शुरू हो जाए और इसका प्रोसेस मुकम्मल हो? कब तक इम्कान है? अब तो ज़ाहिर 8:30 तो बज चुके हैं, कब तक इम्कान? जी बिल्कुल, इस वक्त अब जो अरकान है वो खड़े हो गए हैं और वो ऐवान में बका और जो तयशुदा था कि पहले अपोजिशन के अरकान जो है वो खड़े होकर एहतजाज करेंगे, उसके बाद हुकूमत की जानिब से मलिक अहमद जो है वो खड़े होकर यकीन दिलाएंगे कि 24 घंटे के अंदर मुकदमात वापस लिए जाएंगे। अच्छा। और इसके साथ साथ जज है वो स्पेशल कमेटी के सामने पेश भी होंगे। तकरीबन 15 अरकान जो है ये तकारीर करेंगे, उसके बाद मलिक अहमद खान की यकीन दहानी करें, उसके बाद फिर बजट पेश किया जाएगा। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, ये तो पंजाब का बजट है। जो वफाक का बजट आया है इसमें तो खुश कर दिया मुलाजमीन को और कहा यह जा रहा है कि जी IMF राजी नहीं है इस इजाफे पर। मेरी बात सुने, कोई भी राजी नहीं है। पाकिस्तान जिस सूरत में पेश हो आ चुका हुआ है ना, पाकिस्तान में सिवाय एक रास्ते के और कोई रास्ता नहीं है। बेशक फरिश्ते आसमान से उतर और उस रास्ते के लिए आपको जरूरत चाहिए, और वो रास्ता या तो कभी किसी ने इस्तेमाल ना किया हो तो तब बात है।
जो अगर मुल्कों ने इस्तेमाल किया है तो फिर आपको वो एक्वाडोर वाला रास्ता, एक्वाडोर का, पैराग्वे का, अर्जेंटीन का, ब्राज़ील का, 4 मुल्कों का मैं नाम आपको सामने ले रहा, ठीक है। जब तक वो रास्ता इस्तेमाल नहीं होता, देखें मेरी बात सुनें, आपका इस वक्त सर आपने 15% आपने तनख्वाहें बढ़ा दी, ठीक है, 5% पेंशन की भी बढ़ा दी, आपने तकरीबन 4,500 अरब रुपए के आप छापेंगे नोट। इसका मतलब ये है कि 9,000 का आपका जो है बजट है, ठीक, टोटल जो बजट है 9 ट्रिलियन का, और आपका डेफिसिट है 3.8 के करीब डेफिसिट मिला 4,000। यानी इसका मतलब ये है कि आप अगर एक आदमी की 15% तनख्वाह बढ़ाते हैं तो आप उसकी 50% जो है वो उसकी कीमत बढ़ जाती है उसके सामने की। तो आपने तो कोई ना बढ़ाया, आपने तो नोट छाप के तनख्वाह लोगों को खुश किया क्या ना, 15% बढ़ा के। इससे बेहतर था कि आप डेफिसिट कम करते। पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पाकिस्तान में उस्मान साहब हो ये रहा है कि गुज़श्ता तवील अरसे से हम आवाम के लिए बजट नहीं बनाते, हम इलेक्शन के लिए बजट बनाते हैं। हम वो प्रोजेक्ट इस्तेमाल करते हैं कि जो हमें इलेक्शन में जितवा सकें, जिसका आवाम को। आप मुझे ये बताइए, आपके घर में खाना नहीं है, मैं आपको कहूँ कि आप एक मर्सिडीज गाड़ी आप खरीद लें और उसका कर्ज देते रहिए। मैं आपको कहूँ आप ऐसा करें कि आप घर के अंदर एक और छत बना लें। मैं 2007 में उस्मान साहब गया था इंडिया। 2007 में इंडिया का जो दिल्ली एयरपोर्ट था वो पाकिस्तान के किसी भी छोटे से एयरपोर्ट से भी बुरा था। बनारस एयरपोर्ट जो था वो एयरपोर्ट था कि जहां उनके रेगुलरली 70 के करीब फ्लाइटें आती थी, क्योंकि वो वहां उनका मक्का मदीना है। उस एयरपोर्ट के ऊपर लाइन बनाने के बाद बाकी लोग बाहर खड़े होते थे। उनकी सबसे बड़ी जो रोड थी जो कि दिल्ली से आगरा तक थी, वो हमारी जीटी रोड से मुख्तलिफ थी, इसलिए कि उनको पता था कि हमने अपने बजट को किस तरीके से बिल्टअप करना है, मेंटेन करना है। पाकिस्तान में 60-70, अब क्या हो गया, छोड़ दें इन सारी चीज़ों को, इमरान खान को छोड़ दें, नवाज शरीफ को छोड़ दें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। मैं इनको कसूरवार इसलिए भी नहीं ठहराता कि इन सारे के सारों को ब्यूरोक्रेट जो है ना वो बजट बना के देता है, और वो ब्यूरोक्रेट बड़ा अजीब व गरीब सी चीज़ होती है, वो इनके मफादात को देखता है और सब कुछ करता है। आप देखें, आप तेल मंगा रहे हैं ना, चलो वो तो आपकी मजबूरी हो गई, आपने तेल मंगाया, सही। आप मुझे बताइए कि जिस मुल्क के अंदर घी, जो भैंस वाला घी था, उससे लोग बनाते थे और सरसों के तेल से लोग पकाते थे, जो गरीब आदमी था वो सरसों के तेल से करता था, उसमें पाम ऑयल मंगाने की तकलीफ कहां से आ गई? क्या पाकिस्तान में खेत मर गए हैं जहां सूरज की मुखी नहीं उगाई जा सकती थी? क्या पाकिस्तान में से, क्यों? ट्रेडर्स को फायदा देने के लिए। तू मलेशिया से जा, पाम ऑयल ला, मेरे पास पैसे हैं, मैं घी मिल बनाऊंगा, मैं बेचूंगा। सत्यानाश किया। सबसे बड़ा एग्री सेक्टर था जिसके अंदर आज भी सब हम सत्या बाहर से मंगा रहे हैं। अच्छा, गंदम एग्री मंगा का रहे हैं, गंदम, दालें मंगा रहे हैं। पाकिस्तान की ये जो पंजाब है ना, ये वाला पंजाब, मैं इस पंजाब की बात नहीं कर रहा, ये पंजाब पूरे इंडिया को फीड करता था। एक गंदम का दाना नहीं मंगाता था, खा वो बंगाल में रहता था, खा वो उड़ीसा में रहता था, खा वो बिहार में रहता था, खा वो केरला में रहता था, ये जगह से फीड होती थी। इसीलिए कहा जाता था कि दुनिया का बिगेस्ट इरिगेशन सिस्टम इस जगह पे बनाया था। सही। ये जो पाकपतन की नहरें निकली हुई हैं, ये सारी की सारी अंग्रेज निकाल के गया हुआ है उस जमाने के अंदर की नहरें। उसके बाद आपने उसके जो है आपने इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आगे निकाली, आपने कमाल कर दिया है। फिर आपने वो जो कहते हैं ना, जॉन परकंस कहता है ना, कहता है हम किसी मुल्क को जब तबाह बर्बाद करने पे आते हैं तो हम यही करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपके घर में आप ये कुछ नहीं कर सकते और आप फूल लगाते हैं, बंदा भेजते हैं आप जाके बैंकॉक पीजीपीएसी के डीजी को, वो वहाँ रहता है 3 महीने, वो वहाँ का स्टडी करता है कि शानदार किस्म फूल मैं कहाँ से लगाऊंगा। आप मुझे बताएं, लाहौर शहर का बंदा जो है, 1 रुपया भी लाहौर शहर से फॉरेन एक्सचेंज नहीं कमाया जाता। फॉरेन एक्सचेंज 3 लोग कमाते हैं, वो गुजरांवाला का, वो सियालकोट का, वो बंदा वो नहीं जो खड़ा होता है चावल लगाता है। आपको पता है चावल गर्मी में लगाए जाते हैं, पानी जो है उबलता होता है, उसके अंदर वो मजदूर खड़े होकर चावल लगाता है, यूं करके पीछे करके, पनीरी जिसको कहते हैं, ठीक है। वो पनीरी जो है आग में उबलते हुए पानी के अंदर, वो चावल बाहर जाता है तो फॉरेन एक्सचेंज आता है आपका। मुल्तान का इलाके का रेमजार खान की गर्मी का बंदा जो कपास उगाता है, वो बाहर जाता है तो फॉरेन एक्सचेंज आता है। उसके बाद आगे आ जाए फॉरेन रेमिटेंसेस, आपके जो बाहर लोग बैठे, ये 3 लोग। आप करते क्या हैं, इन
तीनों की बजाय पैसा इकट्ठा करते हैं, इन लोगों की वजह से हमारे जहाज़ उड़ते हैं, क्योंकि अब फ़ौरन से ना पेट्रोल नहीं आता, इन लोगों की वजह से हमारी गाड़ियों के पुर्जे आते हैं और गाड़ियाँ आती हैं। पता है, गाड़ी तो एक चीज़, इन और हम उनको लेके पैसा हम अपने शहर खूबसूरत करते हैं। हमने एक दिन भी नहीं सोचा कि यार इन बजट हमने टॉप सेटर भी बनाया है। और पता है क्या, मुझे इस मुल्क के लोगों को भी तकलीफ होती है। मुझे नवाज शरीफ साहब का आर्गूमेंट बड़ा अच्छा लगता है, वो कौम को समझता था। उन्होंने बनाई ये अपना मरी एक्सप्रेस नहीं, मरी की रोड पहले, जब वो पंजाब पुरानी में रोड जिसको 90 आपको पता है कि मरी 2.5-3 घंटे में पहुंचे थे, मरी 1 घंटे में पहुंचने लग गए। तो हमने पूछा, हमने कहा जी आपने क्यों कर दिया ये? तो देखे बात सुनो, लोग भूख भूल जाते हैं। जिन्हें लाहौर आना, जब बालपुरों लाहौर आना ना पिंडी, उन्हें कहना वाह जी वाह, 2.5 घंटे मियाँ ने कमाल करता, 1 घंटे मरी पहुंचने। अब ये है इस कौम की जहनीत, और ये कौम जो है ना हमेशा जाती फरवर मेले के ऊपर है। यही वजह है कि यहाँ तरक्की नहीं, और यही वजह है अगर ये कौम कह दे कि यार तुम मेरी मामला मुझे कॉलेज दो, मुझे खुदा की कसम उठा करता हूँ, मुझे वो मरी अच्छे लगते हैं, वो जो खैर बख्श मरी के कौम। मैं जब एक रोड थी 114 साल बाद खोली थी, मैं मरी अफ़गानिस्तान गए थे, खैर बख्श मरी उनको ले गया था, वहाँ उनके साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, यहाँ तक जेवर छीना गया, औरतें रखी गई, तबाह बर्बाद हो गए अपने सारे, ये जो आज़ाद बलूचिस्तान के चक्कर में वापस आए। शेरू मरी जो कि जनरल शेरू कहा जाता, उसकी कौम, उसका सगा भाई था, रोड निकाल रहे थे। मैंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा सपोरिया साहब, डीसी साहब कहते सिबी, डीसी साहब एक ब्लैक बोर्ड, एक टीचर, एक चाक और एक कुर्सी। वो लोग ज़्यादा अच्छे थे, वो भी हम नहीं दे सके उनको, नहीं देते। चले जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे साबिक सदर जनरल मुशर्रफ। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ इस वक्त दुबई में हैं और इतलात ये हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनको उनके अहल खाना के मुताबिक पाकिस्तान लाने की तैयारियां की जा रही हैं एयर एम्बुलेंस के ज़रिए। और ये सब जनरल मुशर्रफ साहब सेल्फ एग्जाइल पे थे दुबई के अंदर, और काफ़ी अरसे से उनके बारे में खबर ये आ रही है कि बीमार थे। लास्ट भी उनकी अहलिया ने ट्वीट किया कि जी उनके ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे, बहुत हालत ख़राब है, क्रिटिकल सिचुएशन है, और दुआ की अपील की थी। और क्या अब उनको वापसी के ऊपर देखिए, सबसे आम बात कुछ तो ये कानूनी रुकावट है उनके आखिर में? या कोई रुकावट तो का इस मौके पे क्या होगी, किस कोई भी कौन करेगा? सबसे बड़ी बात यह कि ISPR से हमारी बात हुई थी। अच्छा, ISPR से आपकी बात तो हुई वो है, कहते वो हैं कि हमें तो कोई एतराज़ नहीं, आप बिल्कुल आ जाए, बिल्कुल कोई मसला नहीं, सिर्फ ये है कि फैमिली को और यहाँ आए, ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि उनका मुल्क है और किसी ने कोई उनको रोका नहीं। और दूसरी बात ये थी कि वो कहते हैं कि फैमिली शेड्यूल तय करना है, तो इसका मतलब है कि ओके यहाँ से हो गया है। एक तो ये है कि ओके हो गया, और दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब के मुशर्रफ से कोई इतने जिसे कहते हैं ख़राब तल्लुकात कभी नहीं रहे। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में जो केसेस उनके ऊपर बने और ऐसे इसी वजह से तो वो पाकिस्तान नहीं आ रहा। मैं सियासत की बात खोलना नहीं चाहता, वो भी जो लेकिन एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनको अगरचे कि मैं को मुशर्रफ का इतना हामी नहीं रहा, मुझे पता है, मैंने पूरी ज़िंदगी उसके खिलाफ लिखा, ये किया, मुझे भी डिपोर्ट करके उसने ईरान से बुलवाया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी। लेकिन अगर वो अपनी ज़िंदगी के जितने दिन हैं पाकिस्तान चाहते हैं तो एक बात याद रखें, बहैसियत मुसलमान आपको ये यकीन रखना चाहिए कि इस कायनात के अंदर किसी का अजाब और सवाब यहाँ नहीं होना। इसके लिए एक अदालत लगनी है। उस अदालत में अगर अल्लाह उसको बरी कर दे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अल्लाह मालिक है, वो अपने बड़े बड़े दुश्मनों को बरी कर दे, बेशक उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसको सज़ा दे तब भी उसकी बात है। लेकिन एक चीज़ यही है कि बुनियादी तौर पर वो अपने मामलात हैं उसके, और मुशर्रफ अब इस हालात के अंदर है कि जैसे कहते हैं अब उनको रुख्सत करने में अच्छी वक्त। आप खुद सोचें कि इस कैफियत के अंदर मेरा मज़हब क्या सिखाता है कि एक सहाबी जो थे वो उसकी दफन किया जा रहा था, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने देखा तो सहाबी ने उसको सख्ती से हैंडल किया, तो आपने फरमाया अदबन मन अखाकमा, अपने भाई का अदब करो। लाश, एक औरत का जनाजा जा रहा था, खड़े हो गए, साहब ने कहा या रसूल अल्लाह जी यहूदी औरत का जनाजा है, फरमाया लाश का एहतराम जो है, मैयत का एहतराम, क्योंकि उसको तो उसका मामला अल्लाह के साथ हो, इसीलिए कहा जाता है जजमेंटल है। आमिर लियाकत के साथ क्या लोग कर रहे हैं साहब, देखिए बात ये बहुत ज्यादती है। मैंने कल एक जगह भी खड़े, देखें
आप मेरी गिबत करते हैं, मैं आपकी गिबत करता हूँ, मुझे पता चल जाए, मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन मरे हुए से माफ़ी कहाँ से मांगोगे? जाहिर वो तो चला गया, तुम्हारे खाते में गुनाह आ गया, तुम तो मुसलसल गुनाह का शिकार हो गए। तो ये इतनी तकलीफ आमिर के साथ तो बहुत ही ज्यादती हुई है, बहुत ही ज्यादती हुई है। और ये हमारा मीडिया जो है ना, ये बहुत तकलीफ थी मीडिया। मैं आपको बताऊँ 2 दिन पहले बात हुई थी मेरी, 2 दिन पहले मैंने सिर्फ अफसोस करने के लिए किया था। उसने कहा, रो पड़ा था, उसने कहा, अरे भाई मुझे ये तवक्को नहीं थी कि मेरे घर से, यानी अब कुरान कहता है हुन्ना लिबास लो अंतुम लिबास, उस वाक़े ने तोड़ के रख दिया, खत्म। सर हर कोई बंदा भी टूट जाएगा ना कि आप एक ज़िंदगी में एक ऐसे लम्हे पे आते हो और एक ऐसी बच्ची से शादी करते हो जिसके बारे में समझते कि उसको दुनिया जहान का नहीं पता, कुछ नहीं है, और वो बच्ची आपके साथ चेक करते और वो वहाँ से फिर बच्चे जिस किस्म के छूटे उसके, फिर तक खताएं हर बंदे में। लेकिन एक जो मंजर था जो बेटे ने नमाज जनाजा पढ़ा, बहुत बड़ी, ये एक ऐसा था ये तो उसका सदका जारिया है ना, ये तो उसका जारिया है ना उसका। और ये तो लड़की तो उसकी जायदाद के पीछे थे। चले छोड़े, आमिर लियाकत का खैर में अफसोस करना भी था, और बाकी आपने अच्छा किया, याद करा दिया। बहुत बड़ा आदमी था, इतना बड़ा आदमी था, इस तरह के ज़िंदगी में से वैरायटी, इस तरह की वैरायटी, और क्या क्या कुछ कर जाता था वो सब कुछ। तो असल में मुशर्रफ साहब आए जी, ये ज़मीन है, उनका मुल्क है, उनका मुल्क है, ये ज़मीन है, सब कुछ है। हमने नफ़रतें पहले बहुत पाल रखी हैं। मुझे आज भी याद आता है वो दिन के APNS अवार्ड मुझे मिल रहा था, तो मुशर्रफ साहब अवार्ड देने आए हुए थे, तो बाद में सारे अवार्ड के ऊपर बैठ के थे। अफगानिस्तान की नई जंग शुरू हुई थी, तो मैं ज़्यादा लिख रहा था, तो बहस शुरू हो गई। बहुत सारे सहाफ़ी भी मौजूद थे, बड़े बड़े लोग। तो बात सदर पाकिस्तान के सामने कौन बोल सकता है? तो मैंने कहा था, मुशर्रफ साहब, अल्लाह ताला मुझे और आपको इतनी मोहलत ज़रूर दे कि हम अफ़गानिस्तान से अमेरिका को निकलते हुए देखें। अल्लाह ने हम दोनों को मोहलत ज़रूर दी है। चलें, जिस नोट के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।